गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 1065वें दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में यह अंग्रेजी तथा मलयालम भाषा में किया जाता था, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान को साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मैं आज के इस बैठक के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर एवं वक्ता डॉक्टर मोनिका गोस्वामी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर मोनिका गोस्वामी झांसी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कंसल्टेंट होम्योपैथ हैं और उन्हें होम्योपैथी के क्षेत्र में लगभग 18 वर्षों का समृद्ध क्लिनिकल एक्सपीरियंस प्राप्त है। मैम ने अपनी बीएचएमएस की डिग्री गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गाजीपुर से प्राप्त की है। वर्तमान में वे झांसी के 10 बेड के होम्योपैथिक अस्पताल का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं और कई जटिल व दीर्घकालिक रोगों के उपचार में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। वे कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता के सदस्य भी हैं और कैंसर जैसे जटिल रोगों में होम्योपैथी की भूमिका पर कार्य कर रही हैं। मैम ने 2011 में नई दिल्ली में आयोजित लीगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में लकवे के एक सफल केस को प्रस्तुत किया था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2014 में सिल्वर जुबली अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्तमान में वे सोफिया होम्योपैथिक कॉलेज ग्वालियर से एमडी ऑर्गेनॉन की पढ़ाई कर रही हैं और होम्योपैथी के सिद्धांत व व्यवहार को आगे बढ़ाने में सक्रिय हैं। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें और उनके एक्सपीरियंस को सीखने का अवसर प्राप्त करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। मेरा एमडी कंप्लीट हो चुका है। ओके मैम। अ, एक्चुअली जो तो इंट्रोडक्शन आया था उसमें ये था। जी जी जी, आप उसको थोड़ा सा एडिट करके चेंज कर लीजिएगा। ओके मैम ओके। ठीक है, तो आज का सबसे पहले तो धन्यवाद मंच देने के लिए। और ये मंच हम लोगों को होम्योपैथी सीखने और सिखाने के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट मंच है, जिसके लिए हम लोगों का भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कुछ अपने स्पेशल चीजें हैं जो हम लोग शेयर कर पाते हैं एक दूसरे से। आज मेरा विषय है महिलाओं से संबंधित बीमारियां। आज के समय में सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष वर्ग भी, बच्चे भी, सभी बीमार हैं। लेकिन महिलाओं से संबंधित विषय की चर्चा आज मैं आप लोगों से कर रही हूं कि किस तरीके की बीमारियां जो चलन में हैं और बहुत ज्यादा है। बच्चियों से ही समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चा पैदा होता है, जब वो 7 साल का है, जो पीरियड्स की डेट है, प्यूबर्टी है, उसका पहला मेंसेस मिनार्की होना चाहिए 12 से 13 14 साल की उम्र तक। अब वो एज घट करके 11 से 12 पहुंच गई है। लेकिन कुछ बच्चों में प्री प्यूबर्टी होने लगी है, जो डेवलपमेंट उनका 11 12 13 साल की उम्र में होना चाहिए, आज वही डेवलपमेंट उनका 7 साल की उम्र से होने लगा। इसके पीछे कारण क्या है? इतने कम उम्र के बच्चों में जिस तरीके से, एक मेरे पास 7 साल की बच्ची आती है, 7 साल की बच्ची का यूटराइन चेंजेस होना, जब ब्रेस्ट में डेवलपमेंट आने लगा तो माँ मेरे पास आई और बोली कि इसका तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है। फिर एक अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड ने बताया कि यूटराइन लेवल पर वो चेंजेस आने लगे हैं जो प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं। और होम्योपैथी एक बहुत सुंदर पद्धति है। यहाँ पर वही पद्धति एक कारगर पद्धति भी है जो इसको रिवर्स भी कर सकती है। तो आज हम महिलाओं से जुड़े विषय के बारे में बात करते हैं। जो आज का सबसे कॉमन विषय है पीसीओडी एवं पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आजकल की लड़कियों को, चाहे वो 12 13 साल की उम्र की ही क्यों ना हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। पीसीओडी की प्रॉब्लम होता क्या है? पीसीओडी कि ओवरीज में सिस्ट बनने लगते हैं और मल्टीपल सिस्ट बनने लगते हैं, स्मॉल साइज के सिस्ट। उसका रिजल्टेंट है
या पीरियड्स बहुत जल्दी जल्दी होने लगते हैं, या पीरियड्स बहुत डिले होने लगते हैं। वेट गेन होने लगता है। वेट गेन के साथ साथ एक्ने, फेशियल हेयर, फेशियल हेयर का डेवलपमेंट होने लगता है। हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। जब इतना कुछ होने लगेगा तो प्रेगनेंसी में भी बहुत दिक्कत आएगी। कई बार इनका ट्रीटमेंट हम हार्मोनल थेरेपी के माध्यम से करवाते हैं, और वो होम्योपैथी हार्मोनल थेरेपी उनको और भी ज्यादा नुकसान करती है। तो जिससे जो पीरियड अपने आप से 2 ढाई महीने में आ रहे थे, अब वो बिना मेडिसिन के आते ही नहीं हैं। और कई बार मेडिसिन लेने के बाद भी उनका इफेक्ट नहीं होता है, इतना कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाता है। अगला प्रॉब्लम पीसीओएस के बाद है इंडोमेट्रियोसिस। एक नॉर्मल लाइनिंग होती है यूटेरस के अंदर, लेकिन जब इंडोमेट्रियोसिस डेवलप होगा तो वहां पर कुछ इररेगुलर लाइनिंग्स होने लगेंगी, और वो इररेगुलर लाइनिंग्स, जो टिश्यू है उसका ग्रोथ यूटेरस के आउटसाइड भी शुरू हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट होगा कि सीवियर मेंस्ट्रुअल पेन, बहुत ज्यादा दर्द, तड़पने वाला दर्द। ये भी एक बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। इसकी वजह से कई बार आगे चल करके कैंसर की भी संभावना हो सकती है ऐसे केसेस में। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा मात्रा में कॉपियस ब्लीडिंग होती है। सीवियर पेनफुल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कई बार बहुत जल्दी जल्दी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। हैवी ब्लीडिंग तो है ही। इंडोमेट्रियोसिस का मॉडर्न साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कट एंड रिमूव, यही एडवाइस डॉक्टर्स के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। ओवेरियन सिस्ट के साथ साथ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। कैंसरस तो नहीं है, कैंसर से ये आगे चल के कैंसर बनेगा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई बार सिंगल फाइब्रॉइड है या मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, तो जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस तो बॉडी में हो ही रहे हैं, और हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ पीरियड्स कई बार प्रोफ्यूज होने लगेंगे, अर्ली मेंस्ट्रुएशन होने लगेगा, या डिलेड मेंसेस होगा, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगेगी, पेन रहता है। प्रेगनेंसी तो संभव नहीं हो पाती है, या प्रेगनेंसी हो गई तो फीटस का डेवलपमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यूटेराइन फाइब्रॉइड के साथ, और एब्डोमेन का साइज बहुत बढ़ जाता है, इनलार्ज एब्डोमिनल साइज। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। मतलब कि उसके पेल्विक पार्ट में, फीमेल जेनाइटल्स में एक इन्फेक्शन, और उस इन्फेक्शन की वजह से लोअर एब्डोमेन में पेन हमेशा बना बना रहना। कई बार पेन इतना सीवियर होता है जिसकी वजह से फीवर भी आने लगता है। वेजाइनल डिस्चार्ज होना, वेजाइनल डिस्चार्ज की वजह से बैकएक, लिथार्जिक फीलिंग, या कई बार वीकनेस बहुत ज्यादा लगना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर सीवियर पेन होना, पेनफुल क्वेश्चन। तो ये बड़े ही कॉमन फीचर्स होते हैं जो पीआईडी के कॉमन फीचर्स हैं। नेक्स्ट, सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स इनलार्ज होने लगता है, एक इन्फेक्शन क्रिएट है, और उसके बाद कैंसर कॉज होता है। इंडिया में बहुत कॉमन है ड्यू टू अनहाइजीनिक एनवायरमेंट। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, और आगे चल करके कैंसरस डिक्लेयर होता है ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस की वजह से। ये कैंसर कॉज होता है। इस समय गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन का प्रावधान चल रहा है कि इसके लिए वैक्सीनेशन आप लगवाइए। छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन का प्यूबर्टी के टाइम पर, 14 साल की उम्र के बाद वैक्सीनेशन, गवर्नमेंट का एड चल रहा है कि वैक्सीनेशन
पर होम्योपैथी वैक्सीनेशन को नहीं मानती। उस होम्योपैथी के लिए वैक्स चूंकि गवर्नमेंट का रूल है, हम लोग उसको डिनाई नहीं कर सकते और उसके खिलाफ भी नहीं बात कर सकते हैं। लेकिन होम्योपैथी वैक्सीनेशन को प्रमोट नहीं करती, और होम्योपैथी से इस तरीके के प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से ठीक भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, एमिनोरिया की प्रॉब्लम, कि डिलेड मिनार्की, जब हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, ओवेरियन सिस्ट डेवलप होने लगेगी, कई बार पीरियड्स डिले होंगे, कई बार टू डिलेड मेंस्ट्रुएशन, हम उसको सप्रेस्ड मेंसेस भी बोलते हैं। जब पीरियड्स बहुत ज्यादा डिले हैं तो सप्रेस्ड मेंसेस भी कहते हैं। पेनफुल मेंसेस ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। पीरियड टाइम से आते हैं, पीरियड का फ्लो भी टाइम से है, कोई क्लॉटिंग नहीं है, कलर भी नॉर्मल है, 3 से 4 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी चाहिए, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी 3 से 4 दिन है, लेकिन डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम है, सीवियर मेंसेस की प्रॉब्लम है। ये इतने सारे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये बेसिकली कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आज की फीमेल्स में बहुत कॉमन कॉज हो गया है। इनका कारण क्या है, वजह क्या है कि फीमेल्स इतना ज्यादा बीमार होने लगी? मैंने अभी आपको बताया कि 7 साल की बच्ची का डेवलपमेंट होने लगा। उसका वजह क्या हो सकता है? एक तो जो सोशल मीडिया पर हम लोग कंटेंट देखते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे भी वो चीजें जान रहे हैं जो उस उम्र में उनको नहीं जानना चाहिए। जब प्यूबर्टी की उम्र होती है 10, 11, 12 साल, उस समय फैशन करना, तैयार होना, मेकअप करना, लिपस्टिक लगाना, कपड़े पहनना, नेल पॉलिश लगाना, ये शौक 10 साल की बात की उम्र के हुआ करते थे पहले। लेकिन आज का सोशल मीडिया ने बहुत कम उम्र में ही इन शौक को बढ़ा दिया। जब आप उस तरीके के शौक रखेंगे, जो उम्र 7 साल की, 8 साल की, 10 साल की उम्र में जो जानकारी आपको नहीं होनी चाहिए, जो जानकारी आपको 14, 15 साल की उम्र में होनी चाहिए, वो जानकारी आपको 7, 8, 9 साल की उम्र में होने लगेगी। तो जैसे जैसे विचार होंगे हमारे, वैसे ही हार्मोनल चेंजेस आपके होने लगेंगे। और जब हार्मोनल चेंजेस उस टाइप के होंगे तो डेवलपमेंट भी वैसा ही होने लगेगा। तो आप पेशेंट को सलाह दे सकते हैं कि हमेशा सोशल मीडिया पर उसी तरीके का कंटेंट बच्चों के लिए अलाउ होना चाहिए जो बच्चों के लिए हो। बच्चों की उम्र कार्टून देखने की है, बच्चों की उम्र बच्चों वाली चीजें देखने की है, उनको इस तरीके की कंटेंट देखने की जरूरत नहीं है। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, शुरुआत यहीं से होती है। या फिर उसके कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो, जेनेटिक प्रॉब्लम हो, अपने पेरेंट्स से लेकर आई हो वो प्रॉब्लम, कि पेरेंट्स को भी कुछ हार्मोनल ट्रबल्स रही। ये जरूरी नहीं है कि माँ को भी जल्दी पीरियड हुआ होगा, माँ को पीरियड अपने टाइम से हुआ, लेकिन माँ को कुछ मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री प्रॉब्लम रही। तो हमेशा जनरेशन स्मार्ट है, तो बीमारी भी अपग्रेड होकर ही आजकल आती है। माँ को भी ओवेरियन ट्यूमर की प्रॉब्लम है, सिस्ट बन जाते हैं, या मेंस्ट्रुअल डिलेड या मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है, या हार्मोनल कुछ इम्बैलेंस है बॉडी में, बच्चे में भी वो पैदा हुआ और लेकर आया अपनी माँ से। सिर्फ माँ ही नहीं, उसकी दादी, नानी, मौसी, बुआ, कोई भी हो सकता है जिससे ये वो प्रॉब्लम लेकर आया। उसकी फैमिली हिस्ट्री में इस तरीके की प्रॉब्लम्स रही। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से प्री मिनार्की शुरू हो गया, या प्री डेवलपमेंटल शुरू हो गया। जब इस तरीके की बीमारियां होती हैं तो निश्चित है कि वहां पर हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, हार्मोनल चेंजेस होंगे ही होंगे।
और आजकल जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है बच्चों की, बच्चे मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, उसमें ही रील्स को स्क्रॉल करना, बच्चों में वो डिसिप्लिन भी नहीं रह गया है। ये सारी चीजें हमें अपने बच्चों को बचपन से सिखानी पड़ेंगी। बीमारी आगे बहुत प्रोमिनेंट ना हो, ये भी एक बेसिक ट्रीटमेंट है। हमेशा ट्रीटमेंट वही नहीं है कि कुछ दवा ही दी जाए। आप दवा भी देते रहेंगे, लेकिन आप आसपास का एनवायरनमेंट चेंज नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी क्योर होने वाला नहीं है। आपको उसका सोने से जगने, जगने से सोने तक का आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। और 1 घंटा, 1.5 घंटा उसकी फिजिकल एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। साइकिलिंग, रनिंग, दौड़ना, खेलना, कूदना, रस्सी कूदना, ये सारी चीजें पेशेंट को हमेशा सलाह देनी पड़ेगी। जब तक बच्चा खेलेगा नहीं, कूदेगा नहीं, या लड़की वॉकिंग नहीं करेगी, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज नहीं करेगी, एक सिडेंट्री लाइफ को चेंज करना कंपलसरी है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। आप सिमिलिमम रेमेडी भी दे देंगे, लेकिन अगर उसकी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हुई, सिडेंट्री लाइफ बनी रही, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम पूरी तरीके से क्योर नहीं कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, वॉकिंग, फिजिकल एक्टिविटी, ये आपके ट्रीटमेंट के साथ कंपलसरी है इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। अब हम बात करते हैं ईटिंग हैबिट। आप घर का बना खाना, वो भी सिंपल फूडिंग, जो बहुत प्रोसेस्ड फूडिंग होती है, और आजकल जो जंक फूड है, स्ट्रीट फूड है, वहां पर तो बहुत सारे केमिकल हैं। और उन्हीं जंक फूड को अगर हम घर में बनाते हैं और बहुत सारे पैक्ड चीजों का इस्तेमाल करके बनाते हैं, तब भी आपके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आपको इस्तेमाल करना है तो ताजा इस्तेमाल करिए, पैक्ड आइटम नहीं। आप चिप्स खा रहे हैं पैक्ड वाले, वो भी नहीं। तो आपको अपनी लिविंग को बहुत सिंपल करना होगा, जमीन से जोड़ना होगा। जो पीसीओएस की प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज आपकी लाइफ स्टाइल ही है। बहुत मीठा खाना, चॉकलेट खाना, केक लेना, कोल्ड ड्रिंक पीना, सोडा पीना, ये अल्कोहल, सिगरेट तो मेट्रो सिटीज में बहुत कॉमन हो गया है, वो एक विषय है ही। और जो हम लोग के नॉर्मल रूटीन वाले लाइक खान पान है, उसमें भी रोज एक चिप्स का पैकेट खा रहे हैं, या जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या सिंपल कॉफी भी पी रहे हैं। मैं कॉफी को भी होम्योपैथी की दवाइयों के साथ तो रिस्ट्रिक्टेड करूंगी ही करूंगी। साथ में आजकल एक ट्रेंड चल गया है ब्लैक कॉफी, कि सुबह शाम दोनों टाइम ब्लैक कॉफी पी रहे हैं। तो ये जो ब्लैक कॉफी भी है, ये भी आपके आजकल के लाइफ स्टाइल के लिए बहुत डेंजरस है, और पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम के लिए बेसिक कॉज भी है। आजकल रूटीन बहुत चेंज हो गया, स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से भी आजकल इस तरीके की बीमारियों का चलन बढ़ गया है। कंपटीशन का जमाना है, स्टूडेंट हो या नौकरी पेशा लोग, सबको बहुत भाग भाग के आगे बढ़ना है। तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आपको ये थिंकिंग के साथ भी अपने जीवन को जीना चाहिए। अगर ये हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में नहीं चाहिए, क्योंकि बिना हार्मोनल चेंजेस हुए ये कोई भी प्रॉब्लम शरीर में नहीं आएंगी। इसलिए सादा जीवन उच्च विचार, ये आपको अपने जीवन में शामिल ही करना होगा, और ये भी हमारे ट्रीटमेंट का हिस्सा है। जब तक आप अपने पेशेंट को ये समझाएंगे नहीं कि इतना भागम भाग नहीं करना है, इतना साइकोलॉजिकली इफेक्ट नहीं डालना है अपनी बॉडी पर, तब तक पेशेंट उस चीज को समझेगा नहीं, और आप उसको क्योर कर पाएंगे नहीं। तो इसलिए ये भी आपके ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूं जो हार्मोनल थेरेपी का ट्रेंड चल गया है।
ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए। आजकल सोशल मीडिया पर कि 40 की उम्र हो गई है और 10 साल कम दिखना, ये एक बहुत कॉमन फैक्टर हो गया है। और इसके लिए बहुत सारे सीरम आने लगे हैं, बहुत सारे पिल्स आने लगे हैं, टैबलेट्स आने लगे हैं कि आप रोज मॉर्निंग में लीजिए। इन सब चीजों से आपको अपने बच्चों को, फीमेल्स को बचना होगा और बचाना होगा। अगर आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आप डायरेक्टली केमिकल ले रहे हैं, और आप सबसे पहले हार्मोनल प्रॉब्लम से ही सफर करेंगे। तो ये आजकल के परिवेश में हमें इन जब तक हम इन चीजों से नहीं बचेंगे, और ये एड्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि किसी को भी ना चाहते हुए भी एक बार दो बार आप इन सब का यूज करने लगते हैं। तो ये 100% रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए कि नहीं, इन सब चीजों से हम अपने आप को यंग या सुंदर नहीं रख सकते। फीमेल्स के फेस पे जरा सा भी एक्ने हो गया तो उसको सप्रेस करने के लिए वो कितना ही ट्रीटमेंट करवाते हैं, और वो जो गलत तरीके का ट्रीटमेंट उनकी बीमारी को और बढ़ा देता है। तो हार्मोनल थेरेपी को भी 100% रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। ये एक जागरूकता समाज में फैलाने की जरूरत है कि क्या खाएं, क्या पहने, और कैसे रहें, और किन चीजों का इस्तेमाल हम ना करें। ये एक जनरल वो प्रॉब्लम्स हो गई जो फीमेल्स को अक्सर पाई जाती हैं। अब हम अगली फीमेल की प्रॉब्लम का डिस्कस करते हैं, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर पीसीओडी होगा या पीसीओएस होगा तो प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल हो जाती है, प्रेगनेंसी ही नहीं हो रही है। अब प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए फिर वही हार्मोनल थेरेपी, कई बार उससे और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज है, ट्यूबल ब्लॉकेज है तो प्रेगनेंसी होने का संभावना ही नहीं है। जब ओवेरियन ट्यूमर है, वहां पर सिस्ट बन रहा है, तो कई बार रप्चर ही नहीं हो रहा है। जब वो सिस्ट रप्चर ही नहीं होगा तो ओवा कहाँ से आएगा? जब ओवा ही नहीं होगा फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो वहां पर इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन फैक्टर हो जाती है पीसीओडी के लिए। बेसिक कॉज क्या है कि इनफर्टिलिटी। अब उसके लिए इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं कि अंडा फूटे। फिर धीरे धीरे जो एक रप्चर नहीं हो रहा है, सिस्ट बन जा रहा है, स्टेरिलिटी डेवलप हो गया। अब उसको, अब मॉडर्न साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर होता है क्या है, आईयूआई, आईवीएफ, ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार प्रेगनेंसी के समय टेंडेंसी ऑफ एबॉर्शन डेवलप हो जाता है, और टेंडेंसी ऑफ एबॉर्शन क्रोमोसोमल भी हो सकता है, उसके फैमिली पैटर्न में भी हो सकता है, ये भी एक बेसिक कारण हो सकता है। या फिर कुछ हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हों। थायराइड सबसे बड़ा कारण है। किसी को थायराइड बढ़ा हुआ है तो प्रेगनेंसी स्टेबल नहीं रह सकती, वो मिसकैरेज हो ही जाएगा। जो किसी को टेंडेंसी है मिसकैरेज होने की, तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है कि आप थायराइड टेस्ट जरूर करवाइए। थायराइड अगर बढ़ा हुआ है, उस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आप हार्मोनल पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हार्मोनल पिल्स का इस्तेमाल करते हैं तो जो हार्मोन निकलना चाहिए थायराइड ग्लैंड से, वो और भी सुप्तावस्था में चला जाता है, और जो बॉडी को हार्मोन्स निकालने चाहिए वो निकलना बंद हो जाता है। ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस की स्थिति डेवलप होती है। नेक्स्ट, कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से मिसकैरेज के चांसेस हैं। हमारे पास होम्योपैथिकली बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगी आपसे। प्रेगनेंसी में आजकल हाई बीपी की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि प्रेगनेंसी हुई और पूरे 9 महीने या डिलीवरी के टाइम पर बीपी बहुत हाई होने लगा। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। या गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से
प्रेगनेंसी में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, और आने वाले बच्चे को भी शुगर की संभावना बढ़ जाती है। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो फीमेल से रिलेटेड हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कहीं ना कहीं लुब्रिकेशंस की प्रॉब्लम है। ओवा रप्चर हुआ, सिस्ट रप्चर हुई, उसके बाद ओवा फेलोपियन ट्यूब में गया, और फेलोपियन ट्यूब में ओवा से स्पर्म कंजॉइन हुआ, लेकिन वहां पर वो प्रोसेस की कमी है, उस फ्लो की कमी है, जिसकी वजह से जाइगोट जो बना वो यूटराइन कैविटी में नहीं आ पाया, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन हो गया फेलोपियन ट्यूब में। अब उस बच्चे को आप सरवाइव नहीं कर सकते। इसको भी होम्योपैथिकली करेक्ट किया जा सकता है। होम्योपैथी का पूरा कॉन्सेप्ट बेस है टोटलिटी ऑफ सिम्टम। यहां पर जो रेमेडीज हम इंडिकेटेड है कि बिना टोटलिटी निकाले हमने वहां पर कुछ दवाइयां ट्राई की, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेरे पास कुछ दिन पहले एक केस आया, उसकी पूरी हिस्ट्री ली मैंने। उसको ओवेरियन सिस्ट भी है, उसके बाद जो एडनेक्सा होता है ओवरीज के आसपास का एरिया, वहां पर भी दोनों तरफ सिस्ट का डेवलपमेंट है, और छोटा सा फाइब्रॉइड भी है यूटेरस में। प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, शादी के 3 साल हो चुके थे, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। मेरे पास पेशेंट आई, और उस पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद पल्सेटिला दवाई आई उसकी, और पल्सेटिला दवा देने के बाद यकीन नहीं होगा कि अगला पीरियड ही नहीं आया, जबकि अभी भी ट्यूमर एडनेक्सल है, ओवरीज में सिस्ट है, और फाइब्रॉइड अभी भी है, क्योंकि 15 दिन में ये सारी चीजें ठीक तो नहीं हुई होंगी, और अभी अल्ट्रासाउंड कराया गया है, वो सारी चीजें हैं अभी। लेकिन प्रेगनेंसी जो नहीं हो रही थी, 3 साल हो गए शादी को, पल्सिटिला देने के बाद प्रेगनेंसी हुई, कंसीव कर गई। अब यहां पर उस बेबी को सरवाइव करने के लिए बहुत केयरफुली चाहिए, क्योंकि फाइब्रॉइड भी है और एडिनेक्सल ट्यूमर्स भी हैं। अब प्रेगनेंसी तो सेटअप हो गई, कहीं ये मिसकैरेज ना कर जाए। अगर हम यहां पर बहुत फ्रीक्वेंट डोजिंग करते हैं, तो पल्सिटिला की ये भी टेंडेंसी है कि अबॉर्ट करा सकती है। इसलिए डोजिंग को, टोटलिटी ऑफ सिम्टम निकालने के बाद डोजिंग को बहुत ध्यान से आपको देना होगा। अगर आपकी डोजिंग फ्रीक्वेंट हुई तो बच्चा मिसकैरेज भी हो सकता है, और अगर आप डोजिंग नहीं देंगे वहां पर, तो जो सिस्ट और फाइब्रॉइड्स हैं वो भी कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर जैसे ही प्रेगनेंसी सेटअप होगी तो हॉर्मोन्स और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से वो फाइब्रॉइड और सिस्ट और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना होगी। तो यहां पर होम्योपैथी का, एक तो प्रेगनेंसी सेटअप करने में होम्योपैथी ने बहुत अच्छा और फास्ट रोल लिया। 15 नेक्स्ट पीरियड नहीं आया, पेशेंट हमको दिखा के गई, उसके पहले उसका पीरियड आया था, नेक्स्ट पीरियड उसका नहीं आया। मतलब कि दवा देने के बाद तुरंत रप्चर हुआ और उसकी प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी में के दौरान वॉमिटिंग बहुत कॉमन फैक्टर है, लेकिन कई बार वॉमिटिंग इतनी ज्यादा होती है कि पेशेंट उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ऐसे में भी जब टोटलिटी होगी, जब आपने टोटलिटी निकाली, अब इस पेशेंट की टोटलिटी है मेरे पास में, अब मुझे इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उल्टियां बहुत हो रही हैं, अब क्या दवाई दी जाए। फिर हम सर्च करते हैं कि स्टमक, स्टमक में वॉमिटिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, ठीक 107 दवाइयां हैं, अब कौन सी दवाई दी जाए। इतनी सारी दवाइयां हैं, क्या चेलोडोनियम दे दी जाए या कोई और दी जाए। तो
ऐसा नहीं है कि जो बहुत प्रोमिनेंट मेडिसिन है, या नक्स वोमिका बहुत अच्छी दवाई है उल्टी के लिए, या एपिकॉक बहुत अच्छी दवाई है उल्टी के लिए, ऐसा हमको नहीं करना है। जो टोटलिटी आपने निकाली है, पल्सिटिला उसकी टोटलिटी है इस वक्त की, वो उल्टी में भी काम करेगी। लेकिन अब उल्टी ना हो, या जब तक पेशेंट थोड़ा परेशान ज्यादा ना हो, तब तक आपको डोजिंग नहीं देनी है, क्योंकि इस बात का ध्यान रखना होगा कि बहुत ज्यादा डोजिंग, बहुत फ्रीक्वेंट डोजिंग उसको अबॉर्ट भी करा सकती है यही पल्सिटिला। इसलिए बार बार रिपीटेशन ऑफ पोटेंसी यहां पर नहीं होना चाहिए। और ट्रीटमेंट इस बात का भी ध्यान में रख के करना है कि जो हमारे पास ट्यूमर्स हैं, जो अंदर पड़े हुए हैं, एबनॉर्मेलिटीज, वो भी प्रेगनेंसी को हिंडर ना करें। अगर वो इंक्रीज होते जाएंगे साइज में, तो बेबी की ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे। बेबी का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, तो ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी होगी। तो यहां पर अगर सिमिलिमम है, सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है और बहुत ध्यानपूर्वक डोज करने की जरूरत है बस। जब आप 3 महीने बाद फिर से अल्ट्रासाउंड कराएंगे, पोजीशन देखेंगे कि फाइब्रॉइड की क्या पोजीशन है, उस आधार पे आपको डोजिंग देनी होगी। एडिनेक्सल मास की क्या पोजीशन है, उसकी आधार पे डोजिंग देनी होगी। बहुत केयरफुल इसमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है और डोज देने की जरूरत है। कई बार हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं कि टेंडेंसी ऑफ एबॉर्शन, बहुत जल्दी जल्दी मिसकेरेज हो जा रहा है। फर्स्ट 3 मंथ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी को रन अप करने के लिए। अक्सर 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने के अंदर में एबॉर्शन की टेंडेंसी ज्यादातर रहती है। और टेंडेंसी ऑफ एबॉर्शन में अगर आप देखेंगे कि हमारे पास रुब्रिक पड़ा हुआ है फीमेल में एबॉर्शन टेंडेंसी ऑफ, आपके पास 60 मेडिसिन हैं। अब उन 60 मेडिसिन में आपको देना सिमिलिमम है। अगर आपको सिमिलिमम का चुनाव करना आता है, तो टेंडेंसी ऑफ एबॉर्शन के कोई भी केस आपको फेल्योर नहीं होंगे। 100% रिजल्ट है इसमें। बस सिमिलिमम होनी चाहिए। अगर सिमिलिमम नहीं होगी, तो होम्योपैथी कभी काम नहीं करती, और गहराई तक तो बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो टेंडेंसी ऑफ एबॉर्शन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। कई बार इनफर्टिलिटी है और एग रप्चर नहीं हो रहा, वहां पर भी ये सबसे डीप प्रॉब्लम है। वहां पर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, इसलिए मैं मेडिसिन का नाम नहीं बता सकती आपको, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। बहुत कॉमन दवाइयां हैं, पल्सिटिला भी हो सकती है, सीपिया भी हो सकती है, कैलकेरिया भी हो सकती है, स्टेफसिग्रिया के बारे में भी हम सोच सकते हैं, सल्फर के बारे में भी सोच सकते हैं। और मेडोराइनम एक फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, एज अ नोसोड। तो नोसोड कार्सिनोसिन के बारे में भी सोच सकते हैं, सिफिलिनम के बारे में भी सोच सकते हैं। वहां पर आपको देखना होगा। एक कॉज है ट्यूबरकुलोसिस। कभी अगर उस फीमेल को ट्यूबरकुलोसिस रही है, ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत बेसिक कॉज होता है इनफर्टिलिटी का, जिसकी वजह से कई बार जो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है, वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाते हैं। हमारे पास जर्नल में एक रूब्रिक पड़ा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अगर आप पता करेंगे कि फीमेल को कभी टीबी रही है, और जब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की बात आती है, तो ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है, एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है। हम लोग ड्रग ट्रांसमिशन करते हैं, ओरल रेमेडी नहीं देते हैं। और इस तरीके के केसेस में ड्रग ट्रांसमिशन वरदान है जब प्रेगनेंसी हो तो। ओरल डोजिंग
थोड़ा डिफिकल्ट भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, कई बार एग्रीवेट कर जाती है। और आप फिर क्या कर सकते हैं एंटीडोट करने में, फिर वही सिमिलम निकालना, और शायद सिमिलम निकालना, एंटीडोट करने में उस सिमिलम निकालने में भी गलती हो सकती है। और हमें ट्रांसमिशन के साथ एंटीडोट नहीं करना पड़ता। ये सबसे ज्यादा खूबसूरती मुझे ट्रांसमिशन की समझ में आती है, कि कभी कई बार होता है कुछ एग्रीवेट हो रहा है, कुछ एग्रीवेट कर गया, तो आप सिंपल डिटैच कर देते हैं बाल को, और मेडिसिन का जो एनर्जी है जो ट्रांसमिट हो रही है वो रुक जाती है। और कुछ समय बाद वो स्लोली 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 वैनिश हो जाती है। आपको वहां पर बहुत एंटीडोट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे आज तक अभी किसी केस को एंटीडोट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग फिलॉसफी में भी पढ़ते हैं एंटीडोट को लेकर के, कि जब तक बहुत सीवियर प्रॉब्लम ना हो तब तक एंटीडोट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर पेशेंट को झेलने की टेंडेंसी है या वो झेल सकता है, उसकी कैपेसिटी है, प्रॉब्लम इतनी है कि वो थोड़ा सा झेल सकता है, तो उसको ऐसे ही लीव इट कर दीजिए। वो जो एनर्जी एक्स्ट्रा गई है आपकी बॉडी में, वो अपने आप ही धीरे 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 खत्म हो जाएगी, और एंटीडोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रांसमिशन की खूबसूरती मैंने बताई। और रिपीटिशन ऑफ डोजिंग ट्रांसमिशन के लिए बहुत कारगर है, और बहुत मतलब हम लोग बहुत फ्री रहते हैं ट्रांसमिशन के साथ। कन्वर्जन, जैसे कन्वर्जन आते हैं किसी किसी पेशेंट को, कन्वर्जन के केस में भी ट्रांसमिशन का बड़ा अच्छा रोल है। अगर आप, जो लोग ओरल मेडिसिन देते हैं और कन्वर्जन के समय आप उसको मेडिसिन देते हैं, और मान लीजिए रिपीट करना है, या बहुत मुश्किल होता है वहां पर डोजिंग का सिलेक्शन करने में और डोजिंग को रिपीट करने में। लेकिन जब हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, तो एक तो पोटेंसी के सिलेक्शन में हमको बहुत मुश्किल नहीं आती, और एंटीडोट करना नहीं होता है। जब कभी कोई केस एग्रीवेट हुआ, सिंपल बाल को डिटैच किया, और वेट एंड वॉच की स्थिति में हम लोग आ जाते हैं, और वेट एंड वॉच करते हैं। तो हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। आजकल ओवेरियन सिस्ट और फाइब्रॉइड्स या डिलेड मेंसेस, कई बार हमारे पास पेशेंट आए कि 9 9 महीने पीरियड नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे केस में हम मेंसेस डिले नहीं लेंगे, मेंसेस लेट नहीं लेंगे, क्योंकि 9 महीना एक बहुत लंबा पीरियड है। वहां पर हम एक सिम्टम लेते हैं फीमेल में, मेंसेस सप्रेस्ड, जब 6 महीने 8 महीने सप्रेस्ड मेंसेस, 6 महीने 8 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको क्या एडवाइस देनी चाहिए? सबसे पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन उसके निकालिए। कई बार कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन निकालने के बाद भी पीरियड्स नहीं आए, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ। वहां पर मैंने मेडोराइनम का इस्तेमाल किया हायर पोटेंसी में। हायर पोटेंसी का मतलब 0/6 या 0/9 डायरेक्ट। उसके बाद मैंने देखे कि हाँ, मुझे रिजल्ट मिला। मेडोराइनम है, इंडिकेटेड है वहां पर जहां पर फीमेल पैथोलॉजी बहुत प्रोमिनेंट है, एज अ नोसोट। मेडोराइनम का बहुत अच्छा रोल है। और जो मेडोराइनम देने के बाद फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन, या आप कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन दीजिए, बीच में जब जरूरत पड़ेगी तो आप मेडोराइनम 0/6 और 0/9, जो भी जैसे सिम्टम हो उस समय, उस पावर में देना चाहिए। हायर पोटेंसी चाहिए, 0/6 या 0/9। बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं। ऐसे केसेस में कई बार फेल्योर भी हुए हैं कि पीरियड आया ही नहीं। लेकिन जब से मैंने मेडोराइनम को देना शुरू किया, मेरी सफलता कुछ बढ़ी, खासकर उन केसेस में जहां पर पीसीओएस की प्रॉब्लम है या ओबेसिटी है। जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, साथ में पीसीओडी भी है, डिलेड मेंसेस है, शुगर भी है। जब कई सारे कॉम्प्लिकेशन
कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। अक्सर ऐसे लोगों को शुगर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्मोन डिस्टर्ब हुआ, और जिसकी वजह से वेट भी बढ़ेगा, और वहां पर डायबिटीज के चांसेस बढ़ते जाते हैं। डायबिटीज ऐसे लोगों को प्रॉन टू है, थायराइड के साथ डायबिटीज प्रॉन टू है। और आपका मुख्य चीज यही है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का चुनाव करना है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का चुनाव करते हैं, तभी ऐसे केसेस को ठीक कर पाएंगे। मैं बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को जोर दे रही हूं, क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के आप इंडिकेटेड मेडिसिन के आधार पर जाएंगे, तो आप उसके पोर्ट्रेट को नहीं निकाल पाएंगे। और ऐसी स्थिति में पोर्ट्रेट चाहिए, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम होती है, तब आपको उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की जरूरत होती है। अब पोर्ट्रेट निकालते समय आपसे गलती हो सकती है कि ये सिमिलिमम निकला है या सिमिलर निकला है। तो हेरिंग्स ऑफ क्योर समझ में आता है, तो आप समझ सकते हैं कि सिमिलर मेडिसिन और सिमिलिमम मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। यहां पर जब तक आप सिमिलिमम का चुनाव नहीं करेंगे, आपको किसी भी केस में सफलता मिलने वाली नहीं है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आई, जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वेट बहुत ज्यादा है, और 52 के आसपास है, इंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है, और हैवी ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, जिसमें उनके हॉर्मोन्स पूरे डिसबैलेंस, कि डॉक्टर ने उनको सर्जरी की सलाह दी। पेशेंट को लगता है कि एक बार ट्राई कुछ और भी किया जाए। हमारे पास पहले भी आती रही हैं, और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, हर महीने पीरियड आना, और प्रोफ्यूज कम से कम 8-8 9 9 दिन चलना। दवा उनकी पहले कैलक्रिया हुई, कैलक्रिया ने उनके जॉइंट्स पेन को ठीक किया, और धीरे 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 उनके मेंसेस को भी बैलेंस किया, वो काफी ठीक हो गई। फिर ट्रीटमेंट स्टॉप हो गया। किसी कारण से उनको अपने मायके जाना पड़ा, और वहां अचानक से उनको ब्लीडिंग शुरू हुई, और उन्होंने उसको रोकने के लिए एलोपैथी की दवाई ली। एलोपैथी की दवाई लेने के बाद करीबन 1-1.5 महीने लगातार पीरियड होता रहा। जैसे ही एक दिन की दवाई छोड़ दे, फिर पीरियड शुरू, ड्रॉप 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 ड्रॉप, फिर भी होता रहा। डॉक्टर ने बोला आप इसको सर्जरी कराइए। फिर दोबारा वो मेरे पास आई। वहां पर सीवियर प्रोफ्यूज मेंसेस हो रहा था, कॉपियस, और करीबन 17-18 दिन हो चुके थे। पहले 1.5 महीना हुआ, फिर मुश्किल से ब्लीडिंग रुकी, फिर उसके बाद मेडिसिन कुछ ड्रॉप किया, फिर 17-18 दिन हो चुके थे पीरियड के। उस समय मैंने उनके सिम्टम्स को लेकर के मेडिसिन दी, हेमामिलिस। हेमामिलिस देने के बाद एक दिन के अंदर में उनकी पूरी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। ये ब्लीडिंग तो रुक गई हेमामिलिस से, क्योंकि उस समय स्थिति उस पर्टिकुलर स्टेज को ठीक करने की थी, ब्लीडिंग को रोकने की थी। हेमामिलिस दी, और ब्लीडिंग तुरंत रुक गई। लेकिन हेमामिलिसिस को क्योर नहीं कर सकती, उसके इंडोमेट्रियोसिस को क्योर नहीं कर सकती। उस इंडोमेट्रियोसिस को क्योर करने के लिए मुझे उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा। हेमामिलिस एक इंडिकेटेड रेमेडी है उस वक्त के लिए, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के लिए। लेकिन आगे उन्हें सर्जरी ना करवानी पड़े, और इनका मेनोपॉज 52 के बाद ठीक से हो जाए, तो इसके लिए हमें वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का चुनाव करना पड़ेगा, जो एग्जैक्टली फिटेड हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो। और जब आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का चुनाव करते हैं, तो एंडोमेट्रोसिस जैसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी 100% क्योर होती है। बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व हुए हैं। हाँ, वहां पर सिर्फ एक ही दवाई क्योर नहीं करेगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही अकेला क्योर नहीं करेगी। आपको वहां पे लेयर वाइज ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अभी सिचुएशन आई एक्यूट। मैंने उस एक्यूट केस में हेमामिलिस दिया, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। अब वो काम खत्म, एक्यूट का काम खत्म। अब आगे का काम है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने के बाद जब तक वो काम करती रहेगी, वो सिम्टम बताएगा कि मेडिसिन काम कर रही है। और हर 2 महीने 3 महीने में आपको हॉर्मोन्स की टेस्टिंग कराना, अल्ट्रासाउंड कराना, जो इंडिकेट करेगा कि
हम राइट वे में हैं, रॉन्ग वे में हैं। पेशेंट के सिम्टम बताएंगे कि हम राइट वे में हैं या रॉन्ग वे में हैं। 3 महीने या 6 महीने में आप इंडोमेट्रियोसिस को 100% क्योर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको साल डेढ़ साल का समय चाहिए होगा। और उस साल डेढ़ साल में कई बार एक ही दवाई काम करती है, और कई बार हमको 2 3 या 4 दवाइयों की जरूरत पड़ती है अलग अलग समय पर। एक लेयर हटाने के बाद फिर दूसरी लेयर आएगी। उस समय के सिम्टम्स के आधार पे हमें फिर एक नई दवाई का चुनाव करना पड़ेगा। फिर जब वो लेयर हटेगी तो फिर कुछ सिम्टम्स में चेंज आएंगे। फिर उस समय के सिचुएशन के आधार पे हमें दूसरी दवाई का चुनाव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कई बार एक मेडिसिन से पेशेंट ठीक होते हैं, और कई बार हमको यहाँ पर 2 3 4 इंडिकेटेड रेमेडी एट अ टाइम हमको देनी पड़ती है। देनी एक ही दवाई है एक समय पर। वो हो सकता है 3 4 महीने चले, हो सकता है 5 महीने वो दवा चले। जब एक नई रेमेडी इंडिकेट होगी तब आपको और दवाई का चुनाव करना पड़ेगा। ऐसे केसेस में आपको हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन का ही चुनाव करना चाहिए। और साथ में नोसोड को भी पैरेलल में मतलब साथ में नहीं देना है। देना एक समय पर एक ही दवा है, लेकिन नोसोड के बारे में भी बीच बीच में आपको सोचना होगा। और नोसोड एक कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन, और जब एक्यूटनेस आती है तो हेमामिलिस जैसी दवाइयां मिल करके पूरे केस को क्योर कर देती हैं। सिर्फ ये फीमेल की ही बात नहीं है, किसी भी तरीके का केस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जब एक्यूटनेस आती है तो एक एक्यूट रेमेडी, और जब केस अटकता है तो हमको नोसोड की जरूरत पड़ती है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन समय समय पर बदलती भी रहती है। जब केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं तो एक ही दवाई से पूरा केस क्योर हो जाता है। जब केस के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने का मतलब कि एक साथ 2 3 4 पैथोलॉजी रनिंग में है, शरीर मतलब एक कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो गई है, तब उस कॉम्प्लेक्सिटी को ठीक करने के लिए आपको कई रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी। अब बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं आपसे आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि अगर किसी के पास कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं मुझसे। पर होम्योपैथी का बेसिक मैंने आपको बताया कि यही बेसिक है होम्योपैथी में। आज मैंने किसी रेमेडी का नाम जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसे कोई इंडिकेटेड रेमेडी नहीं होती है कि हम जिसको बता सकें कि ये दवाई आप दे दीजिएगा तो ये ठीक हो जाएगा। होम्योपैथी एक फिलॉसफी पे काम करती है, टोटैलिटी पे काम करती है। टोटैलिटी में सीपिया, नेट्राम्यूर, इग्निशिया, पल्सेटिला, कैलकेरिया, स्टेफसिग्रिया, नक्स वोमिका, एलुमिना, कोई भी दवा आ सकती है, सल्फर, कोई भी रेमेडी आ सकती है। तो हम लोगों को टोटैलिटी पर काम करना चाहिए। होम्योपैथी बहुत हर तरीके के केसेस को क्योर करने के लिए है। ठीक है, ऑल अबाउट इन माय लेक्चर। मैम चैट बॉक्स में क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, हाँ, बहुत सारे पीसीओडी के केसेस शेयर करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं शेयर करूंगी। अब डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। मैंने आपको एक वर्बली केस बताया, मैं देखती हूँ, एक मिनट, मेरे पास बहुत सारी फाइलें हैं। एक मेरे पास पेशेंट है, अ, बनारस की हैं। इनको मेंसेस लेट आते हैं, बहुत लेट, 4 4 महीने डिले हो जाते हैं। साथ में सोरेसिस भी है, गॉलब्लैडर स्टोन भी है, फैटी लीवर है, जॉइंटिस 15 साल पहले हुआ, शुगर भी है इनको, पैरों में दर्द रहता है, मुंह के मुंह में बहुत सारे इरप्शंस हैं। अब आप सिर्फ पीसीओडी नहीं है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है विद सोरेसिस।
टाइफाइड बहुत बार हो चुका है पास हिस्ट्री में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी टाइफाइड हुआ है, सिजेरियन बेबी है एक। हम करते क्या हैं, कैसे केसेस ये ठीक होते हैं? ये जो पीसीओडी का एक सवाल मुझसे पूछा गया है, आप भी क्योर कर सकते हैं उसका खान, मतलब आपको किसी भी पेशेंट को कॉमन और अनकॉमन, जैसे कोई ब्राह्मण परिवार है और वो नॉनवेज बहुत खा रहा है, तो ये अनकॉमन हो गया। मुस्लिम परिवार है, उसके यहाँ नॉनवेज आमतौर पे खाया जाता है, लेकिन उसे नॉनवेज देख के घृणा आती है, ये अनकॉमन हो गया। तो आपको अपनी कम्युनिटी का भी अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे एक बनिया परिवार है या एक ब्राह्मण परिवार है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आपको वहां से कॉमन अनकॉमन छांटना पड़ेगा। जैसे किसी का गुस्सा है, गुस्से में सामान फेंक रहा है वो, तो अनकॉमन हो गया, ये अपने आप को मार रहा है। इस तरीके के आपके सिम्टम्स आपको लेने पड़ेंगे और आपको उसका पोर्ट्रेट निकालना पड़ेगा। और पीसीओडी 100% बहुत सिंपल प्रॉब्लम है पीसीओडी ठीक करना। और उसके लिए आपको खूब पानी पिलाइए, पेशेंट को एक्सरसाइज कराइए, खूब फल सलाद खिलाइए, ये भी बहुत जरूरी है। मैं नेक्स्ट टाइम आपसे फिर केसेस के साथ मिलूंगी। अब इस समय मैं यहाँ से उठ के केसेस ला सकूं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और वर्बली मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। यस मैम, यस मैम। एनीवन हैव एनी डाउट या फिर किसी को कुछ बोलना है? फलोपियन ट्यूब ब्लॉक क्योर केस। हाँ, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक ये मुश्किल है थोड़ा सा, ये बहुत मुश्किल है। मैं आपको यहाँ पर एक पहले क्या होता था, जो फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट थे, जब जब आईवीएफ आईयूआई का ट्रेंड नहीं था, उस समय पर वो टीवीएस के माध्यम से फेलोपियन ट्यूब को क्लीन करते थे। और जब केस वो फेलोपियन ट्यूब क्लीन होती थी, प्रेगनेंसी बहुत इजीली होती थी। लेकिन कॉमर्शियल जमाना है, ऐसे डॉक्टर्स अब बहुत कम मिलते हैं। एक आप इसको साथ में लेकर के इस ऐसे केसेस को ठीक कर सकते हैं। ये मैं उदाहरण दे रही हूं कि आप सपोर्टिव क्लीनिंग को भी ले सकते हैं, और फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉकेज को क्योर करना ये बहुत रेयर है और मुश्किल काम है। मेरे पास बहुत केस आए, लेकिन शायद एक आध केस में मेरे से ये ठीक हुआ है। लेकिन एक आध केस ठीक जरूर हुआ है, मैं इतना जानती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी टोटलिटी नहीं निकली होगी, इसलिए मैं यहाँ पर फेल्योर हुई। लेकिन मेरे पास एक आध केस निकला है ऐसे केसेस में, जिनके एग रप्चर नहीं हो रहे हैं, उनके भी केसेस 100% रिजल्ट नहीं है, लेकिन उनके भी केसेस क्योर हुए हैं, प्रेगनेंसी सेटअप हुई है। और फेल्योर होम्योपैथी नहीं होती है, डॉक्टर फेल्योर होता है। कहीं ना कहीं टोटलिटी में मुझसे कुछ कमी रह गई होगी, कुछ इंडिकेशन नहीं हुआ होगा। तो ये पीसीओडी 100% ठीक होता है। मैं अपना नंबर आपको शेयर कर देती हूँ, 9450388102। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ यूट्यूब पर, गोस्वामी होम्योपैथी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोग चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में हम किसी बैच मतलब किसी पर्टिकुलर बीएचएमएस ईयर के लिए या फिर इन जनरल? नहीं, कुछ नहीं, मैं जनरल होम्योपैथी क्लास लेती हूँ। मैंने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, स्मॉल है। गोस्वामी होम्योपैथी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, 9 से 10 क्लास होती है। मंडे ट्यूसडे मेरा होता है, और वेडनेसडे थर्सडे डॉक्टर साहब का होता है। और वो जो हम करते हैं वही पढ़ाते हैं। और जी। यहाँ पर जैसे डायग्नोसिस का कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए, वैसे ही कोई बीमारी का भी वैल्यू नहीं है। अब चाहे पीसीओडी हो या सोरियासिस हो, करना हमें वही चीज है। और हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। एएमएच इज वेरी लो, नो प्रोफाइल डेवलपमेंट, यस क्योर होता है। मेरे पास में एक नोएडा का केस था, बहुत लो एएमएच, 11 साल से एक बच्चा था, उसको 11 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, और आर्सेनिक दवाई मैंने निकाली और प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई। और अगर जिस केस में मैं फेल्योर हूं, मैं फेल्योर हूं, होम्योपैथी फेल्योर नहीं है। कहीं हमसे कमी रह गई, उस टोटलिटी तक हम नहीं पहुंच पाए। तो
एएमएच लो में भी, वेरी लो में भी आप, अरे आप ही है जो ये हार्मोन बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई ताकत ही नहीं है किसी के पास। और उसमें भी टोटलिटी की ताकत है बस। थैंक यू, नहीं तो साहनी सर हमको डांट लगाएंगे, अभी थैंक की यू मैम, टाइम हो थैंक गया यू। नहीं नहीं, है। अभी भी हमारे पास 2 मिनट है, किसी को और कुछ जी जी। कहना है तो प्लीज। यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगता है, और बहुत कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है, और हम लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और मैम हमें भी काफी कुछ सीखने को मिलता है जी मतलब स्पेशली एज अ मॉडरेटर। एक्चुअली आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफ जी नेहरू होम्योपैथिक दिल्ली। सो मुझे तो जी काफी कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से एज अ मॉडरेटर भी, एंड काफी सारे सीनियर डॉक्टर्स को देख के। जी। सो जैसे नाउ। सवाल आ रहे हैं कि प्रोलैक्टिन, एएमएच, अरे ये सब ठीक होता है, बस आप टोटलिटी निकालो। जी। और आप नए हैं तो आपको समय लगेगा, आप 10 साल पुराने हो जाएंगे तो और एक्सपीरियंस्ड होंगे, आप 20 साल पुराने होंगे और एक्सपीरियंस्ड होंगे, लेकिन आप सही दिशा में काम करते जाएंगे तभी एक्सपीरियंस्ड होंगे। अगर आपका पाथ नहीं सही है, आप हमेशा जीवन भर कंफ्यूज रहेंगे और इन्हीं सवालों में अटके। थैंक यू थैंक यू सो डॉक्टर मच, थैंक यू मोनिका सो मच। गोस्वामी जी। जी आप आज जो क्लास लिए हैं बहुत अच्छा है। और हम तो कहेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्सक जितने हैं उनको आपने वाइटलिटी को बढ़ा दिया है। जीवनी आपकी शक्ति को वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग आप किया। लोग बनाते हैं आपने सर। कहा है कि होम्योपैथिक जो है ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब डॉक्टर का फेल्यूर है। जी होम्योपैथिक वाले एकदम सही बात बोले हैं। थैंक और यू सर। इसी सर वाणी टाइम के हो साथ गया। मैं जो है जी। विराम देता हूँ। घर घर होम्योपैथिक, हर घर होम्योपैथिक। थैंक यू। थैंक Thank यू you, सर। sir, and thank you, ma'am, for your kind information. I would like to welcome Dr. Dhanesh for next session.